हेलो दोस्तों, आप सभी को सीटेड सुपर क्लासेज में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है सीडीपी। क्या है सीडीपी? जिसे हम कहते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो आज का हमारा टॉपिक जो है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से हम लिए हैं क्वेश्चन आज का, और मोस्ट इम्पोर्टेंट लिए हैं जो आपके दिसंबर में आने वाले एग्ज़ाम 2022 में बहुत ही लाभदायक होंगे। चलिए, और जितने भी हमारे साथी हैं, हमारे भाई बंधु हैं जो हमारे चैनल पर नए हैं, उन लोगों से आग्रह है कि चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि जो भी नए वीडियो आएंगे वो आपके पास पहुंच पाएगा और आगामी सीटेट में आप इसे लाभदायक और फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए दोस्तों, आगे हम अब बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का क्वेश्चन ले रहे हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन होगा वो देखिए कि विकास से क्वेश्चन है। कैसा है? विकास। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? क्या पूछा है? नहीं है। तो यहाँ पूछा है नेगेटिव बात कि नहीं है। कौन सा बाल विकास का सिद्धांत नहीं है? तो कौन सा नहीं होगा? ऑप्शन देखिए। पहला ऑप्शन क्या कहता है कि विकास एक धारीय और एक आयामी होता है। दूसरा कहता है कि विकास ऊपर से नीचे और केंद्र से बाहरी की ओर होता है। तीसरा कहता है कि विकास आनुवंशिक एवं संपोषण से प्रभावित होता है। चौथा कहता है कि विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। तो बताइए कि इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है जो निगेटिव है, नहीं को दर्शाता है। तो देखिए दोस्तों, विकास सामाजिक परिप्रेक्ष्य में होता है, ये बात सही है। विकास आनुवंशिक और संप्रेषण में होता है, प्रभावित होता है, ये बात भी सही है। विकास ऊपर से नीचे की ओर, केंद्र से बाहर की ओर होता है। पहले बच्चे का सर का विकास होता है, तब बच्चे का जो है पैर, हाथ, पाँव, उंगली सबका विकास होता है। तो इसीलिए सिर से पैर की तरफ होता है, ये बात सही है। लेकिन विकास कभी भी एक यामी या एक धारीय नहीं होता है। यह क्या है? निगेटिव पॉइंट है। तो हमारा यही आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ेंगे दूसरा क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? दूसरा क्वेश्चन कहता है किस थोड़ा इसको सेटिंग कर लेते दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि शीर्षगामी सिद्धांत विकास के किस क्षेत्र पर लागू होता है? क्या पूछा है? शीर्षगामी। देखिए दोस्तों, विकास से दो क्वेश्चन आया लगातार। एक पहला क्वेश्चन विकास से था और दूसरा क्वेश्चन भी क्या है? विकास की अवस्था से, विकास की अवधारणा से पूछा गया है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि शीर्षगामी सिद्धांत विकास के किस क्षेत्र पर लागू होता है? पहला ऑप्शन है गामक विकास, दूसरा है भाषा विकास, तीसरा है संज्ञानात्मक विकास, चौथा है नैतिक विकास। तो बताइए दोस्तों, इनमें से राइट आंसर हमारा कौन सा सही होगा? तो बताइए इसका कौन सही होगा? नैतिक होगा, संज्ञानात्मक होगा, भाषा विकास होगा या गामक विकास होगा? तो हमारे दोस्तों, इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा गामक विकास। क्या होगा? गामक विकास होगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन में चलेंगे। अब तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? भाषा विकास के संदर्भ में संवेदनशील अवस्था कौन सी है? बताइए, भाषा विकास के संदर्भ में संवेदनशील अवस्था कौन सी है? पहला है जन्म पूर्व का समय, प्रारंभिक अवस्था, मध्य बचपन, चौथा कहता है युवावस्था। तो बताइए इनमें से कौन सा हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों? तीन का कौन सा राइट आंसर होगा? तो तीन का हमारा हो जाता है जन्म पूर्व का समय तो होगा नहीं संवेदनशील, ये बात तो निगेटिव है, ये तो हमारा निगेटिव हो जाता है। दूसरा कहता है प्रारंभिक अवस्था, ये बात तो सही लग रहा है। तीसरा कहता मध्य बचपन, ये तो होगा नहीं। चौथा कहता युवा अवस्था, ये भी नहीं होगा। संवेदनशील अवस्था जो होता है दोस्तों, प्रारंभिक अवस्था को ही हम संवेदनशील अवस्था कहते हैं, जो हमारा राइट आंसर दूसरा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, भाषा विकास के संदर्भ में संवेदनशील अवस्था कौन सी है? तो वह अवस्था जो है प्रारंभिक अवस्था को ही
माना जाता है। अगला क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अब होगा 4 नंबर का क्वेश्चन। क्या कहता है 4 नंबर का क्वेश्चन? सो देखिए, थोड़ा हम छोटा कर लें। 4 नंबर का क्वेश्चन कहता है, परिवार में आरंभ होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे अपनी व्यक्तिगत पहचान जानना शुरू करते हैं, भाषा सीखते हैं और आरंभिक संज्ञानात्मक कौशल विकसित करते हैं, क्या कहलाते हैं? प्रारंभिक समाजीकरण कहलाते हैं, द्वितीय समाजीकरण कहलाते हैं, प्रक्षण अभिकृत समाजीकरण कहलाते हैं, चौथा कहता है सक्रिय समाजीकरण कहलाते हैं। तो बताइए इन चारों में से हमारा क्या राइट आंसर होगा? 4 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। तो 4 का राइट आंसर जो होगा हमारा वह हो जाता है पहला। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कहता है कि परिवार में आरंभ होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे अपनी व्यक्तिगत पहचान जानना शुरू करता है। तो शुरू कहाँ करता है? सबसे पहला जो होता है पाठशाला, वो क्या होता है बच्चे का? प्रारंभिक जो होता है परिवार होता है। तो क्या हो जाएगा इसमें? राइट आंसर हमारा पहला हो जाएगा। जो प्रारंभिक समाजीकरण जो होता है वो बच्चे को परिवार में ही होता है और उसके माता पिता के द्वारा ही होता है, इसीलिए हमारा हो जाएगा राइट आंसर सही। हम आगे बढ़ेंगे 5वां क्वेश्चन पर। 5वां क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? देखिए ये क्वेश्चन आ गया कोहलबर्ग से। कहाँ से आ गया है? कोहलबर्ग से। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है? तो बताइए दोस्तों। पहला है पूर्व परंपरागत चरण पर, तीसरा है परंपरागिक चरण पर, चौथा है उत्तर परंपरागिक चरण पर, चौथा है दूरस्थ पारंपरिक चरण पर। बताइए इन चारों में से हमारा राइट आंसर कौन सा होता है? 5 का राइट आंसर बताने का कृपा करेंगे दोस्तों। तो 5 का जो राइट आंसर होगा हमारा जो दूसरा हो जाता है। कौन सा हो जाता है? दूसरा ही हमारा राइट आंसर होता है। पारंपरिक चरण होता है जो लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार बच्चा जो है नैतिक चिंतन का शुरुआती करता है, वो समाज के परिप्रेक्ष्य में वो होता है पारंपरिक चरण में। कहाँ होता है? पारंपरिक चरण होता है। अगला हो जाएगा 6ठा क्वेश्चन पर चलेंगे। यह आ गया आपका जीन प्याजे साहब से क्वेश्चन है। पढ़िए। जीन प्याजे साहब से तो हर एक साल 2 से 3 क्वेश्चन जीन प्याजे से रहते हैं, 3 क्वेश्चन आता है वाइगोस्की साहब से और 2 क्वेश्चन होते हैं कोहलबर्ग से। लगभग मान लीजिए 7-8 क्वेश्चन इसी तीनों मनोवैज्ञानिक के आते हैं। इनको थोड़ा अच्छा से पढ़ेंगे दोस्तों। चलिए आगे का ये क्वेश्चन जो है यह बताता है कि पियाजे के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करने को क्या कहा जाता है? मान लीजिए दोस्तों, अगर हमारे पास जो ज्ञान है उसमें नई मौजूदा ज्ञान में जो हम शामिल करते हैं, उसको शामिल करने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहा जाएगा? समायोजन, दूसरा है समाजीकरण, तीसरा आत्मसातीकरण, चौथा है संगठन। तो बताइए दोस्तों इसको हम किस नाम से जानते हैं? हमारा जो क्वेश्चन है 6 है। तो 6 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। तो 6 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, जो हम नई सूचना को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करते हैं तो वैसे सूचना को हम क्या कहते हैं? आत्मसातीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्मसातीकरण कहते हैं। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तीसरा। अगला हम 7वां क्वेश्चन पर चलते हैं। अब क्या कहता है 7वां क्वेश्चन, वो देखिए। मीना अब शब्दों का प्रयोग करने लगी हैं तथा यह समझने लगी हैं कि शब्द वस्तुओं के प्रतीक हैं। अब तर्क करने लगी हैं परंतु प्रत्ययों का संरक्षण और क्रमबद्ध नहीं कर पाती हैं। क्या नहीं कर पाता है वो? वस्तुओं का संरक्षण और क्रमबद्ध अभी तक नहीं कर पाती हैं, मात्र तर्क कर सकती हैं। तो ये कौन सा अवस्था में है दोस्तों, बताइए। जीन प्याजे साहब के ये कौन सी अवस्था में आते हैं? पहला है पूर्व संक्रियात्मक, दूसरा है अमूर्त संक्रियात्मक, तीसरा है संवेदीगामक, चौथा है दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो कौन सी अवस्था में पाए जाते हैं, बताइए। इसका राइट आंसर कौन सा सही होगा? 7 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा सर। तो 7वां का जो आंसर होगा दोस्तों, यह वस्तुओं को तर्क के आधार पर कहता है। तो तर्क जो है
जीन पियाजे साहब के ये दूसरा अवस्था में पाए जाते हैं, जिसका नाम है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें हम तर्क से या प्रतीक चिन्हों से हम बच्चे को समझाते हैं। इसलिए हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? पहला हो जाएगा। हम आगे क्वेश्चन पर चलेंगे। अब 8वां क्वेश्चन पर। 8वां क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए ये आ गया आपका वाइगोस्की से आपसे क्वेश्चन। क्या है? समीपस्थ विकास के क्षेत्र का संप्रत्यय किसे प्रतिपादित किया गया है? तो समीपस्थ विकास का क्षेत्र जो है दोस्तों, कौन मनोवैज्ञानिक का दिया गया है? तो बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। पहला क्या कहता है? जेरोम ब्रोनर। दूसरा कहता है डेविड ऑसवेल। तीसरा कहता है रॉबर्ट एम गाइने। और चौथा कहता है लेव वाइगोस्की। तो बताइए कि इसका राइट आंसर कौन सा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। तो समीपस्थ विकास का क्षेत्र जो है दोस्तों, यह वाइगोस्की साहब का दिया गया है। यह क्या होता है, जब कोई बच्चा है और उसको यहाँ से लेकर के बी स्थान तक पहुँचना है, और इस स्थान के बीच में जो खाली जगह है, इसी खाली जगह को हम समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? ZPD। ठीक है दोस्तों, यह कौन दिया है? तो लेव वाइगोस्की ने दिए हैं इसका। चलिए दोस्तों, आगे हम 9वां क्वेश्चन पर जाते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या है बताइए। कौन सा कथन लेव वाइगोस्की के मूल सिद्धांत को सही मायने में दर्शाता है? फिर आके लेव वाइगोस्की से क्वेश्चन बताइए, इसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों। पहला कहता है कि अधिगम एक अंतर मनन प्रक्रिया है। दूसरा कहता है अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है। तीसरा कहता है अधिगम उत्पत्ति मूलक क्रम में देश है। चौथा कहता है कि अधिगम एक अकर्मक प्रक्रिया है जिसके 4 चरण होते हैं। इसमें से बताइए दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। जब ये आपको वाइगोस्की साहब दिखाई दे कोई भी क्वेश्चन में, उसका आंसर ढूंढिए कि समाज कहाँ है। अगर समाज आपको मिल जाता है तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वही सही हो जाएगा। तो वाइगोस्की साहब जो मूल सिद्धांत देते हैं वो कहाँ देते हैं? सामाजिक अधिगम की प्रक्रिया में। हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? दूसरा सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए अब हम आगे 10वां नंबर के क्वेश्चन में चलते हैं। आगे चलते हैं, देखते दोस्तों। चलिए ये कौन सा क्वेश्चन है, पढ़िए थोड़ा। एक प्रगतिशील कक्षा में कौन सा विकल्प सार्थक शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत अधिगम विधि का उदाहरण है? क्या है दोस्तों? पहला है निरंतर व्यक्तिगत प्रतियोगिताओं को आयोजन करना। दूसरा कहता है कि मौखिक दंड का प्रयोग करना। तीसरा कहता है एक रूपी मानकीकृत पाठचर्या। चौथा कहता है केवल अधिगम का मूल्यांकन के स्थान पर अधिगम के लिए मूल्यांकन पर बल देना। इसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? एक प्रगतिशील कक्षा का इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है हमारा सही होगा? 10वां क्वेश्चन का बताइए राइट आंसर कौन सा होगा। तो 10 का राइट आंसर जो होगा दोस्तों वह हो जाएगा हमारा चौथा। क्या हो जाएगा? केवल अधिगम का मूल्यांकन के स्थान पर अधिगम के लिए मूल्यांकन पर बल देना, यही क्या हो जाता है? एक प्रगतिशील की उदाहरण है कि हम केवल बच्चे को मूल्यांकन पर ही ध्यान नहीं देंगे कि बच्चे के अधिगम में कैसा है सुधार आया, बच्चे किस तरह से सीखे, बच्चे में क्या कमियां हैं, उस चीज़ को हम जानकारी लेते हुए आगे बढ़ेंगे। इसे हम क्या कहते हैं? प्रगतिशील कक्षा के अंतर्गत यह उदाहरण दर्शाता है। इसीलिए हमारा ये आंसर हो जाएगा चौथा। चलिए दोस्तों आगे हम बढ़ेंगे 11वां क्वेश्चन पर। 11 नंबर का क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत इस बात का समर्थन करता है कि बच्चे में संज्ञानात्मक विकास सांकेतिक भाषा विकास का पूर्वगामी है? तो पहला कहता है पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। दूसरा ऑप्शन है वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत। तीसरा कहता है एरिक्सन का मनोवैज्ञानिक सामाजिक का सिद्धांत। चौथा कहता है वेंटूरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। तो बताइए दोस्तों इस चारों में से कौन सा हमारा राइट आंसर होगा 11 क्वेश्चन का। 11 का आंसर जो होगा दोस्तों हमारा यह जो है संज्ञानात्मक विकास, यहाँ क्या है? संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत दिए हैं वो कौन मनोवैज्ञानिक दिए हैं? जीन साहब दिए हैं।
जो स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक थे। जो कहाँ के वैज्ञानिक थे? स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक थे। ये कौन वैज्ञानिक हैं? तो मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं। यही वैज्ञानिक साहब जो हैं इस सिद्धांत का समर्थन किए हैं। चलिए, राइट आंसर कौन सा हो जाता है? पहला। और आगे बढ़ेंगे हम 12 नंबर के क्वेश्चन पर। क्या है 12 नंबर? देखिए दोस्तों, जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए एक अध्यापक द्वारा कक्षा में प्रयोग की जाने वाली कौन सी विधि उचित नहीं है? अब बताइए कि जेंडर रूढ़िवादिता से भी 1 से 2 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछा है इस बार, और अगले एग्जाम में भी इससे पूछे जाएंगे। ये पूर्णतः उम्मीद माना जाता है और पूछता है। तो चलिए, जेंडर रूढ़िवादिता को ऐसा कौन सा जो है कारण है जो प्रभावित नहीं करता है? पहला है हमारा जो जेंडर पक्षपात को चुनौती देना। दूसरा कहता है कि कक्षा में बालक बालिकाओं को अलग अलग बैठाने की व्यवस्था करना। तीसरा कहता है जेंडर भेदभाव पर चर्चा करना। चौथा कहता है ऐसे उदाहरण का प्रयोग करना जिसमें लड़के और लड़कियां गैर परंपरागत भूमिकाओं में दिखाई दे। तो बताइए, इस 4 ऑप्शन में से हमारा इसका राइट आंसर कौन सा होगा? और क्वेश्चन कैसा पूछा है? निगेटिव। कैसा पूछा है दोस्तों? निगेटिव पूछा है। इस बात को हम ध्यान रखेंगे कि नहीं दिया है या नहीं दिया है। अगर नहीं में हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी पॉजिटिव में टिक मार देते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। इस बात पर हमेशा ध्यान रखेंगे। कौन 12 नंबर का क्वेश्चन है? चलिए दोस्तों, बताइए इसका क्या होगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वह हो जाएगा दूसरा। कौन सा हो जाएगा? दूसरा। दूसरा क्या है? कक्षा में बालक बालिकाओं को अलग अलग बैठाने की व्यवस्था करेंगे। जब हम बच्चे को अलग अलग बैठाएंगे तो हम इसमें क्या करते हैं दोस्तों? तो लिंग रूढ़िवादिता को हम रोकने के वजह बढ़ावा देते हैं। यही हमारा क्या हो जाता है? राइट आंसर, क्योंकि हमसे निगेटिव पूछा था। तो राइट आंसर दूसरा हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आ गया 13 नंबर का। देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या कहता है? पारो अपने पिता की बढ़ई की दुकान में उसकी सहायता करती है, जहां पर वह लड़की के ब्लॉक टुकड़ों को अपने पिता द्वारा सिखाई गई विधि से सफलतापूर्व मापती है। उसे हाल में EWS स्कीम के अंतर्गत एक पब्लिक विद्यालय में प्रवेश मिला, जहां पर वह शैक्षणिक अपेक्षाओं खासकर गणित की का सामना करने में असमर्थ हैं। इस स्थिति में अध्यापक को क्या करना चाहिए? बताइए दोस्तों। पहला कहता है ऑप्शन में कि पारो को कहना चाहिए कि उसे पढ़ने की क्षमता नहीं है। चलिए, दूसरा कहता है पारो को परीक्षा लेनी चाहिए और दोहराव व वेधन को बढ़ावा देना चाहिए। तीसरा ऑप्शन कहता है पाठ्यक्रम और अध्ययन सामग्री को पारो के लिए प्रासंगिक बनाना चाहिए और पारो द्वारा विद्यालय के बाहर सीखे गए गणितीय अनुभवों का समावेशन करना चाहिए। चौथा कहता है पारो को घर पर सीखे ज्ञान को स्कूल में सीखे ज्ञान के पृथक करने के लिए कहना चाहिए। पृथक का मतलब होता है दोस्तों अलग करना। तो हम कभी भी किसी चीज़ को अलग करने के लिए नहीं कहेंगे। ये हमारा क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। पारो को कहना चाहिए कि वह पढ़ने की क्षमता नहीं है, ऐसा तो गलत बात है। दूसरा कहता है कि पारो को परीक्षा देनी चाहिए, ये भी गलत बात है। तो यहाँ हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाता है? तीसरा। बच्चे को हम भरपूर मात्रा में अवसर देंगे और उसको बाहरी ज्ञान को ला करके स्कूल में जोड़ने का अनुभव देंगे, तो उससे क्या होता है? बच्चे में प्रोत्साहित होता है। और यही हमारा क्या हो जाता है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमको पॉजिटिव पूछा था। चलिए आगे जो होगा 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है। 14 नंबर का क्वेश्चन जो पूछा है वह है ध्वनि, लय और शब्दों के अर्थ के प्रति सचेतना किस बुद्धि के मूल है? यह बुद्धि से आया है क्वेश्चन। बताइए इसका कौन सा राइट आंसर सही होता है? पहला है अंतर्वैयक्तिक, दूसरा है अंतरावैयक्तिक बुद्धि, तीसरा है भाषिक बुद्धि, चौथा है स्थानिक बुद्धि। तो बताइए इसमें क्या चीज़ का बोध हुआ है दोस्तों? ध्वनि, लय और शब्दों के अर्थ में
प्रति सचेतना किस बुद्धि के मूल हैं? तो यहाँ बताइए दोस्तों, चौथा का राइट आंसर कौन सा हमारा सही, 14वां का राइट आंसर कौन सा सही होता है बताइए। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों, हम यहाँ पर क्या चीज़ का बोध किया है? भाषा का बोध किया, नहीं ध्वनि लय। हम लय क्या चीज़ में करते हैं? भाषा में बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर? भाषिक बुद्धि। नहीं, देखिए दोस्तों, जब लय या या क्या कहते हैं, हम कोई गाना गाते हैं तो ये संगीतीय या भाषिक बुद्धि के अंतर्गत आता है। स्थानिक बुद्धि कहाँ होता है? जहाँ किसी स्थान का हम बोध करेंगे, स्थानिक बुद्धि होता है। इस प्रकार से हम ऑप्शन को क्या करेंगे? चयन करेंगे और इस चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे। आगे चलेंगे दोस्तों 15 नंबर के क्वेश्चन पर। 15 नंबर क्या कहता है? एक सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में कौन सी आकलन विधि अधिक उपयुक्त रहेगी? यानी यहाँ पर पूछा पॉजिटिव पॉइंट। क्या पूछा है? पॉजिटिव पूछा है कि एक सामाजिक संरचना कक्षा में कौन सी आकलन विधि अधिक उपयोगी रहेगी या महत्वपूर्ण रहेगी? पहला कहता है कि सहयोगी प्रायोजित कार्य। दूसरा कहता है एक शब्दोत्तर वाले प्रस्तुत करक प्रश्न। दूसरा कहता है मानक परीक्षण। तीसरा कहता है मात्र स्मरण पर आधारित परीक्षा। बताइए दोस्तों, इनमें से राइट आंसर हमारा कौन सा होता है सही? तो हमको नेगेटिव पॉइंट इसमें से हटा देना है। तो बताइए, मात्र स्मरण का मतलब होता है याद कराना। हम याद क्यों कराएंगे बच्चे को? तीसरा कहता है मानक परीक्षण, हम परीक्षा क्यों लेंगे? ये भी गलत बात है। तीसरा कहता है एक शब्द वाले प्रश्न, हम एक ही शब्द वाले प्रश्न क्यों सिखाएंगे बच्चे को? शब्द तो अनेक हैं, हम अलग अलग तरीका से सिखा सकते हैं बच्चे को। एक शब्द में हम बांध कर क्यों रखेंगे? इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर? पहला। क्योंकि आंसर देखिए वैसी झलकता है। क्या कहता है कि आकलन विधि क्या उपयुक्त होगा? तो सहयोगी और प्रायोजित कार्य दे करके, कि बच्चा जिस तरह के कार्य में सक्षम है, जिस तरह को कार्य करने लायक है, हम उस कार्य में उसको क्या करेंगे? सहयोग करेंगे और प्रोत्साहन करेंगे। बच्चे को भी अच्छा लगेंगे, वो काम करेंगे। ये हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला ही सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इस तरह जो आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 15 क्वेश्चन किए हैं, जो इस बार के ऑनलाइन पैटर्न पर जो कोई एग्ज़ाम हुआ था 2021 में, वहीं से ये क्वेश्चन आया है और हम लोग VVI क्वेश्चन को सिलेक्ट करके आपके समक्ष प्रस्तुत किए हैं। और जितने भी मेरे दोस्त बंधु नए हैं वह क्या करेंगे? तो हमारे वीडियो को शेयर करने की प्रयास करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि हम जो भी नए क्लास कराएंगे वो आपके पास सबसे पहले और सबसे तेज़ गति से आपके पास पहुंच पाएंगे, जिससे आप लोग क्या करेंगे? आगामी एग्ज़ाम में लाभदायक लेने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। कृपया धन्यवाद।